स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे सीएसबी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रलय मंडल जी से। और 2023 का आउटलुक किस तरह से दिख रहा है, आपकी कंपनी कैसा कारोबार कर रही है, इस पे बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मजबूत खुलने के बाद टूटा बाजार, निफ्टी करीब 200 पॉइंट गिरकर आया 1850 के करीब, 18,050 के करीब। निफ्टी बैंक में उससे ज्यादा गिरावट, करीब 400 अंक फिसला। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस ने बनाया दबाव। मिड कैप में भी तेज गिरावट। नेशनल हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, ग्रीन हाइड्रोजन पर 8 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य। बाजार में चौतरफा बिकवाली के बाद मेटल इंडेक्स की सबसे ज्यादा पिटाई। वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब 4% तक की गिरावट। सरकारी बैंक, एनर्जी और रियल एस्टेट में भी कमजोरी। और बजट से पहले फर्टिलाइजर शेयर्स में फिर अच्छी रौनक, 3% से ज्यादा दौड़े आरसीएफ, एनएफएल और मद्रास फर्टिलाइजर्स के शेयर। और कैश मैनेजमेंट कंपनी रेडिएंट कैश की 10% प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग। 94 इश्यू प्राइस के मुकाबले एनएससी पर 103 रुपए पर लिस्ट हुआ और अब 20% तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। इश्यू पूरा नहीं भरा था। तो वेरी क्विकली एक मार्केट पर नजर डालते हैं। इस वक्त 150 पॉइंट की वीकनेस है निफ्टी में और 18,081 पर है। कोशिश कर रहा है 18,000 के ऊपर सस्टेन करने की, लेकिन हर राइस पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी भी लगभग 400 पॉइंट वीक है। तो दोनों में आप कह सकते हैं 0.25% की वीकनेस है। वो भी 43,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। एक वेरी क्विक व्यू लेते हैं प्रकाश गावा जी से। गावा सर, दोनों इंडाइसेस आज नीचे का रुख किए हुए हैं। क्या स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई है या ये वन ऑफ है? नहीं, एक्चुअली नहीं। बेसिकली स्ट्रक्चर जो है अपर रीजन से टॉप ने हाई देखा, तो उसके बाद एक डाउन मूव था। इस डाउन में जो अप मूव मिला वो एक रिएक्टिव अप मूव था, वो रिएक्शन था। इसका मतलब कि डाउन मूव स्टिल स्टैंड्स। शॉर्ट टर्म में लगता है 18,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है बस, लेकिन अच्छा रहेगा कि 18,000 ब्रीच हो जाए और 17,900 के आसपास अगर बाउंस मिलता है तो वो जगह अच्छी बन जाती है कि एक बार 18,000 ब्रीच हो जाएगा तो शॉर्ट्स को कवर, मतलब जो शॉर्ट्स होंगे उनको थोड़ा लगेगा कि यस यहाँ पर खरीदना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 18,000 एक बार ब्रीच हो जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं होता तो और ही अच्छा, क्योंकि 18,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग करना है तो थोड़ा वेट करें, 18 के नीचे आए तो फिर लॉन्ग करना चाहिए। एक्चुअली मैं सोच रहा था कहाँ जगह खरीदने की, इनफैक्ट 5 मिनट पहले, कि जगह खरीदने की कहाँ है। मुझे बेस्ट जगह लगती है 17,900 के आसपास। हो सकता है यहाँ से बाउंस मिले, लेकिन जगह अच्छी 17,900 के आसपास है। ओके। और कोई टॉप आइडिया इस वक्त जो ट्रेड लेना हो किसी को, अगर किसी स्टॉक का? जीएनएफसी, आपने फर्टिलाइजर की बात की, हम कैसे भूल सकते हैं इसको। वो लेवल से बहुत ही अच्छा मूव मिला है जीएनएफसी में और ये कायम रहेगा ऐसा लगता है। ट्रेड कर रहा है 581 के, 582 के आसपास। 570 का कोई स्टॉप पे आगे चले जीएनएफसी पर तो पॉसिबल है कि आते दिनों में 600 का चांस दिखे। तो जीएनएफसी पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, यहाँ से करीब 18 रुपए की अपसाइड है जीएनएफसी में, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन। और बजट से पहले आज तमाम फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। चलिए अब बातचीत करेंगे सीएसबी बैंक के बारे में। सीएसबी बैंक के मैनेजमेंट ने एक बहुत अच्छा बिजनेस अपडेट पेश किया है नतीजों से पहले। और बैंक के अपडेट में Q3 में, यानी जो तीसरी तिमाही है, उसमें अगर आप ग्रोथ लोन की देखें, क्रेडिट ग्रोथ, तो करीब 26% रही है और डिपॉजिट ग्रोथ 19% की रही है। तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आप साल दर साल इसमें देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का कासा भी 8% बढ़ के 7100 करोड़ से ऊपर है। तो आगे का क्या रुख होगा, कैसा कामकाज चल रहा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रलय मंडल जी हैं। प्रणय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर और नए साल की बहुत शुभकामनाएं आपको। नंबर बहुत ही जी, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर व्यूअर्स। थैंक यू। तो नंबर तो सर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़िया दिख रहे हैं। शानदार क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ भी उसी के साथ साथ बढ़ती दिख रही है। तो ये जो ग्रोथ है वाई इतनी बढ़िया दिख रही है, लेकिन जो परिस्थितियां आप 2023 में बन रही हैं, सिचुएशंस थोड़ी चेंज हो रही हैं, वॉइसेस अलग अलग तरीके की आ रही, तो क्या ये ग्रोथ इस साल भी सस्टेन हो पाएगी? देखिए, लास्ट ईयर बेस के ऊपर ये साल का ग्रोथ तो अच्छा ही देख रहा है, लेकिन सस्टेन तब होगा जब ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, मैक्रो ठीक लग रहा है इंडिया का। ग्लोबली देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, वॉइसेस, रिसेशनरी वॉइसेस काफी आ रहा है, यूरोप, यूएस, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
बट इंडिया का स्टोरी अभी तक तो ठीक लग रहा है. एक्चुअली इन्फ्लेशन हैज एक्चुअली स्टार्टेड कमिंग डाउन ऑन अ हायर बेस. तो इंटरेस्ट रेट भी ऑलमोस्ट क्लोज टू पीक हो रहा है अभी, और एक साइकिल शायद बाकी होगा. ऑल्सो एफओएमसी के डिसीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन ज्यादा भी अच्छा नहीं है कंट्री के लिए. तो ओवरऑल आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ, इसके बाद केपेक्स चालू हो जाएगा, क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स में केपेक्स का ग्रोथ तो हुआ नहीं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आ रही है. तो ओवरऑल आई थिंक ग्रोथ सस्टेन होगा. लेकिन इस साल थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि ऑन अ लो बेस है, 17-18-19% तक जा रहा है ग्रोथ. तो शायद वो नहीं सस्टेन नहीं हो सकता है, लेकिन ग्रोथ सस्टेन जरूर होगा. ओके सर, इसके साथ साथ जो है डिपॉजिट ग्रोथ भी बढ़ती दिख रही है. तो जो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, वो भी मैं समझना चाहूँगा आपसे कि आप ये मान के चल रहे हैं कि शायद अब एक हाइक और आरबीआई करे, उसके बाद रुक जाएगा. लेकिन एफओएमसी यानी फेड, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, रुकने का नाम नहीं ले रहा. वो तो उनका गाइडेंस भी है कि बढ़ते रहेंगे, शायद रफ्तार कम हो जाए लेकिन रन रेट के बावजूद वो बढ़ेंगे. तो अगर एक हाइक मान लीजिए और भी हो जाती है अपने आप ही फरवरी मार्च में, तो निम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ भी आपकी बहुत ऊपर जा रही है. डिपॉजिट का रेट तो ऊपर चला गया. लास्ट 2 साल तो आर्टिफिशियली लो था, लेकिन लिक्विडिटी का इशू था लास्ट क्वार्टर में. इस क्वार्टर में भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लिक्विडिटी सिस्टम में आ जाएगी. लेकिन डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है, वो ग्रेजुअली फैक्टर इन होगा कॉस्ट ऑफ फंड्स में हर बैंक का. तो टिपिकली यही होता है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, उसी टाइम में इनिशियली निम बढ़ता है, फिर नॉर्मलाइज होता है, फिर निम के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है. तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर Q2 Q3 तक निम के ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा पूरा बैंकिंग इकोसिस्टम में, क्योंकि यील्ड तो पास ऑन हो गया होगा, लेकिन डिपॉजिट का कॉस्ट धीरे धीरे ही आता है रिन्यूअल के साथ. तो हम लोग का क्या है कि हमारा निम काफी हाई है, तो हम लोग 5% के आसपास रखेंगे, और ग्रोथ के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं सीएसबी में. तो ग्रोथ हम लोग सिस्टम से फास्टर ग्रो करेंगे. लास्ट टाइम में बोला था हम लोग वो सस्टेन रखेंगे. तो सिस्टम में 15, 16, 17% ग्रोथ होगा, तो हम लोग तो 20 के ऊपर मान के चलते हैं. और उसी के हिसाब से 5% का नीम ठीक है, क्योंकि हम लोगों का रिटेल भी बनाना है, बिजनेस मिक्स भी चेंज करना है. गोल्ड लोन ऑफ कोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस, वो भी ठीक ठाक चल रहा है. एक्चुअली ग्रोथ अच्छा ही आ रहा है. तो ओवरऑल हम लोगों का बैंकिंग इकोसिस्टम का ग्रोथ ठीक रहेगा, हमारा ग्रोथ ज्यादा रहेगा. सर, गवर्नर साहब ने भी कहा था कि 17.5% की ग्रोथ दिसंबर के फोर्टनाइट में थी पहले में, और ये सस्टेन भी करी. मैं जानना चाहता हूँ कि हायर इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में ये जो ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ बनी रहेगी, किस किस सेक्टर से आती हुई दिख रही है आपको? देखिए, रिटेल का तो इवन कोविड पहले भी, अभी भी रिटेल तो ग्रोथ सस्टेन्ड है. लेकिन अभी थोड़ा सा एसएमई और कॉर्पोरेट में भी ग्रोथ चालू हो जाएगा, क्योंकि वंस काइंड ऑफ अ ग्रोथ इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम. तो एज आई सेड बिफोर, कैपेक्स में ग्रोथ आएगा. लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट थोड़ा बंद हो गया था ड्यूरिंग द कोविड, और उसके पहले अभी बैलेंस शीट का भी डिलीवरेज हो गया कॉर्पोरेट का. तो अभी कॉर्पोरेट का ग्रोथ चालू हो जाएगा. सप्लाई चेन के थ्रू एसएमई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर द कंट्री. लार्ज पार्ट ऑफ द जीडीपी एसएमई होता है, तो एसएमई का ग्रोथ भी चालू हो जाएगा. एंड बैंकिंग को आप देखें तो स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि एनपीए डिकेड लो है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग ठीक है, और थोड़ा बढ़ रहा है अभी. और ओवरऑल कैपिटल रेशियोज भी ठीक है, सीआरआर ठीक है. तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम काफी स्वीट स्पॉट में है, तो ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है फॉर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स. तो मेरे ख्याल से अभी और जीडीपी का भी 7-8-9% जो भी होगा इंडिया का, उसी को सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करना होगा. तो मेरे ख्याल से अच्छा ही ग्रोथ होगा, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा अगला साल में. सर, एक चीज़, चूँकि आपके पास, आप लोग बहुत इंटरेक्ट करते हैं इंडस्ट्री से, और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जब करते हैं तो बहुत डिटेल में इसकी स्टडी आप लोगों के पास होती है. बैंक की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, कॉरपोरेट की बैलेंस शीट, बड़े कॉरपोरेट की बहुत बढ़िया है. गवर्नमेंट की बैलेंस शीट का मुझे पता नहीं, वो बजट के दिन पता लगेगा. लेकिन अभी एक रिसेंट रिपोर्ट, आज की रिपोर्ट है, जिसमें बता रहे हैं कि एफएमसीजी की डिमांड 5-6% गिरी है, क्योंकि रूरल
में उतनी अच्छी पिकअप नहीं है, टियर 1-2 सिटीज़ में उतना अच्छा पिकअप नहीं, मेट्रोज और अप मार्केट बिग सिटीज़ में बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। तो अगर डिमांड का सिनेरियो उतना रोबस्ट नहीं है तो फिर एसएमई की ग्रोथ या बहुत सारी कंपनियों की ग्रोथ कैसे आएगी सर? देखिए, डिमांड बेस इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोगों का अभी ये जो फेस्टिव सीजन अभी खत्म हुआ है, तो फेस्टिव सीजन का बाद हम लोग हमेशा देखते हैं थोड़ा सा डिमांड कम हो जाता है। और इंटरेस्ट, देखिए होम लोन और लैब, ये जो मॉर्गेज लोन्स है, ये 50% रिटेल का लोन रहता है। तो इसका ईएमआई अभी बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम जो है रिटेल में, वो थोड़ा सा प्रेशर में तो रहेगा। लेकिन ओवरऑल सैलरी, जॉब इंक्रीज, गवर्नमेंट का फोकस है, जॉब इंक्रीज के ऊपर काफी जोर का फोकस है। और टिपिकली 8-10% का सैलरी इंक्रीज हो रहा है, सीइंग वन ऑफ द रिपोर्ट्स फ्रॉम वन ऑफ द एचआर कंसल्टेंट्स। So overall, I think inflation, if it remains at this same range of between below 6%, if RBI is able to manage that, फिर over a period of time, credit to GDP growth on the retail side will continue to grow up. ऑल्सो मानसून ठीक ठाक है, ये इसका सोइंग ठीक ठाक हो रहा है, तो एग्री इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रोथ चालू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से उतना प्रॉब्लम नहीं है रिटेल और दिस थिंग, बट वी आर कमिंग ऑफ अ स्लाइटली हाई फेस्टिव सीजन, तो थोड़ा सा कम हो सकता है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगला साल तक हमको लगता है। लेकिन एक तो चीज है कि आपको सैलरी तो फिक्स्ड है, जो भी ईयरली जो ग्रोथ होगा, लेकिन ईएमआई बढ़ गया तो थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम का प्रेशर तो आता है। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम, बट आरबीआई ऑलरेडी एक बार बोल चुका है कि बैंक को रिटेल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हर बैंक को अपना पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा ठीक से, क्योंकि ग्रोथ काफी हो गया रिटेल में। तो सबको सावधानी में रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा बेस्ट टाइम में गलत डिसीजन हो जाता है। इंडस्ट्री बताइए और बैंक बताइए, एसएमई बताइए, सबका उस टाइम में क्रेडिट और रिस्क फोकस रहना चाहिए हर बैंक में। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि रिटेल की काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट की ज़रूरत है। और मुझे लगता है सर, अगर अच्छा अप्रेजल आप लोग कर देंगे तो ईएमआई लोग मिटिगेट कर लेंगे, कॉरपोरेट को अच्छी सैलरी हाइक देनी चाहिए। सर, गोल्ड लोन की बात करते हैं, इसका भी बहुत शानदार ग्रोथ है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपके इसमें है, लेकिन अब यील्ड उतनी अट्रैक्टिव है क्या? हम लोग का यील्ड तो ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा मिड सेगमेंट में बिजनेस करते हैं, उसमें हमारा जो यील्ड है वो इंटैक्ट है, और ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है। लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ अच्छा हुआ है, ईयर ऑन ईयर हम लोग का ग्रोथ अच्छा हुआ है। ऑलमोस्ट हमारा 47% ऑफ पोर्टफोलियो अभी गोल्ड लोन है, लेकिन वो धीरे धीरे रिटेल में डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि रिटेल में टाइम लगता है बिल्ड करने में। उसी में हम लोग लगा हुआ हो, सिस्टम, आईटी सिस्टम, लीडरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल, सब कुछ हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसएमई भी काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हाँ, गोल्ड लोन वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर अस, और उसमें हमारा यील्ड के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है अभी कोई। अच्छा, आपको ये लगता है कि गोल्ड की जो कीमतें इस समय इतनी एलिवेटेड हैं, 55,000 से ऊपर चल रही है, वो सस्टेन करेंगी सर आगे जाते हुए? बोलना मुश्किल है, लेकिन अभी आप ग्लोबल देखोगे तो आज भी देखा था $1823 है गोल्ड का। तो वो डिपेंड्स ऑन द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अभी थोड़ा सा बीच में काफी एलिवेटेड हो गया था, उसमें गोल्ड का थोड़ा सा नीचे आ गया था। लेकिन अभी जो है बिटवीन 18 to 1820 इज अ वेरी गुड रेट ग्लोबली। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, और फॉरेक्स फ्लक्चुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन हमको लगता है 10% here and there, but I think gold loan should sustain right now, given the global, it's driven by global economies, right? So लगता तो है, उतना भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सर, ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में बताइए, क्या क्या योजनाएं हैं 2023 में आपकी? हम लोग 100 ब्रांच हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट साल पे भी किया था, इस साल में भी 100 ब्रांच आएगा। अगला साल देखेंगे, 100 तो मिनिमम करेंगे। एंड ऑल दिस ब्रांचेस विल बी, एंड टिपिकली ये 15-20% हमारा ब्रांच हम लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं। और ये सब ब्रांच अभी रिटेल लायबिलिटी फोकस्ड होगा, क्योंकि ये सब बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा टू डाइवर्सिफाई एंड बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ स्टोरी। एंड हम लोग अगला 7, 8, 10 साल का जो बैलेंस शीट प्लान किया है, उसमें हम लोग एक सस्टेनेबल ग्रोथ का जो प्लान किया है, उसके लिए बाकी बिजनेस भी बढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग का मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, लीडरशिप, सेल्स,
कस्टमर एक्विजिशन ये सब में। तो ब्रांच 100 ब्रांच तो होना चाहिए हमारा हर साल एटलीस्ट। ब्रांच कम से कम 100 खोलेंगे। और सर आपकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो काफ़ी एलिवेटेड दिख रही है और आप अभी भी रिटेल को ही ज़्यादा टारगेट करेंगे, तो और कॉस्ट एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन भी कॉस्ट आपकी आएगी, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए रेशियोज जो होता है ना, व्हेन यू बिल्ड अ बैंक ऑल रेशियोज हैज टू बी सीन टुगेदर। खाली एक रेशियो देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमारा क्या है, हम लोग नॉर्मलाइज कर देंगे। कॉस्ट टू इनकम विल रिमेन एलिवेटेड एट 55 to 60%, लेकिन हमारा ROA 1.5 to 1.8 के बीच में रखेंगे। उसके लिए हमारा जो अदर फी इनकम है ना, फी इनकम टू टोटल इनकम हैज टू ग्रो, एंड हर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। तो हमारा ब्रांच और कस्टमर फ्रेंचाइज लिवरेजिंग ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा बैंक में। तो बहुत लिवर्स है, सब लिवर्स को एक साथ करेंगे तो मैं बड़ा फोकस्ड हूँ ROA के ऊपर। ROE these are more important things। कॉस्ट टू इनकम 2 पार्ट होता है, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है कॉस्ट। हम लोग कॉस्ट नीचे लेके आएंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। हम लोग काफी चेंज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन उसका पे बैक पीरियड एक होता है। तो मेरा एग्जिट 2030 का जो प्लान है उसमें कॉस्ट टू इनकम हम लोग 45% का प्लान रखा है। लेकिन ये जो जर्नी है 57, 58, 60 to 45, ये सब इन्वेस्टमेंट जो कर रहा हूँ इसका रिटर्न आएगा तो धीरे धीरे कॉस्ट टू इनकम नीचे आ जाएगा। तो ये गेम प्लान है, क्योंकि बैंक को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, ग्रोथ लाना है, बड़ा बैलेंस शीट करना है, तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स तो करना पड़ेगा। नहीं डेफिनेटली। और कुछ समय तक जब तक ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन पूरा नहीं हो जाता तब तक थोड़ी सी आपकी ज़्यादा कॉस्ट इसमें रहेगी। सर एनी फंड रेजिंग प्लान फॉर 1 and next year? अभी तो कोई जरूरत नहीं है। हमारा CRAR 25% के ऊपर है। गोल्ड लोन बिजनेस मिक्स में बढ़ रहा है, तो गोल्ड लोन में तो रिस्क वेट्स वेरी लो। सो अभी अगला 3-4 साल में तो कोई जरूरी नहीं है फंड रेज का। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है या फुल ब्लोन ऑप्टिमिस्टिक है? If you ask me about the ecosystem, Yes, cautiously optimistic. Yes. For the bank, full blown optimistic, क्योंकि हमारा जो टीम हम लोग बन चुका है, हाँ. ये टीम एम्बिशन बहुत है, तो हम लोग तो आगे बढ़ेंगे। ओके, CSB बैंक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ प्लान्स आपने सुना। प्रणय सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको और आपके सारे क्लाइंट्स को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। थैंक यू नीरज, थैंक यू। तो ये था CSB बैंक का मैनेजमेंट, और जिनकी कमेंट्री काफ़ी बुलिश है और इनको लगता है कि इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म करके दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ और निम्स के लिहाज से। 5% के निम्स एटलीस्ट मेंटेन करेंगे और गोल्ड लोन पे भी काफ़ी फोकस करेंगे। 249 रुपये पे इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा। स्वागत एक बार फिर से आपका। और निफ्टी पे एक नज़र डालिए, रिकवरी हुई है थोड़ी यहाँ से, और 134 पॉइंट्स के आसपास कमजोरी, 18,100 के करीब बिल्कुल पहुँचता हुआ दिख रहा है। तो लोअर लेवल्स पे थोड़ी बाइंग आती हुई दिख रही है, लेकिन देखते हैं अगले 1.5 घंटे में किस तरीके का रुझान बनता है। तो छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कमाई का अड्डा होगा हर्षद और वीरेन के साथ।